राजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी का ये फैसला कि हमें बोलना है अदालत में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ईडी ने बीच में टोका भी था उनको कि आप लिख करके दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं बोलना चाहता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही। अदालत में उन्होंने बोला, हिंदी में बोला, बोलचाल की भाषा में कही बात, और उसको देश ही नहीं पूरी दुनिया उसकी नजर अदालती कार्रवाई पर रही। तो इस बोलने में उन्होंने बोला जो है उस पर सबकी नजर थी, और उन्होंने उस परसेप्शन को फाड़ कर रख दिया कि अरविंद केजरीवाल या उनके साथी या उनकी पार्टी या उनकी सरकार शराब घोटाले में शामिल है। उन्होंने दो तीन बातें कैटेगोरिकली एकदम कही। एक तो ये कि ईडी हमें परेशान कर रही है। दूसरा ये कि बीजेपी के पास में उस शराब घोटाले का मनी ट्रेल से पैसा दिख रहा है जाता हुआ। ये जी। दो बातें कही। इसके बाद ईडी परेशान कर रही है। इसको कहते हुए जो बातें उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि चार लोगों के कहने से आप सिटिंग एमएलए को, सिटिंग मुख्य सीएम को आप जेल में डाल देंगे। ऐसा तो दिल्ली के वो पॉकेट काटने वालों के साथ भी नहीं किया जाता है, आप मुख्यमंत्री के साथ करेंगे। और वो भी चार लोग कैसे? वो उन चार लोगों के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये लोगों के बयान, पहले अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, और जैसे जी। अरविंद केजरीवाल का नाम आता है वो बयान ईडी लेती है और अदालत में पेश कर देती है। और उससे पहले के बयान जो उनको इनोसेंट बताते हैं उन बयानों का जिक्र तक नहीं होता है। इसके अलावा जो बयान बदलता है उस जी। दौरान जो मनी ट्रेल है, उस दौरान जो पैसों का लेन देन है बीजेपी के साथ, वो भी सामने आया है। तो इस तरीके से उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि ये सारा मामला हमें परेशान करने के लिए, उन्होंने कहा है कि ईडी हमें परेशान करना चाहती है। इससे बड़ा आरोप कुछ नहीं हो सकता है। तो अब इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद अब तो अदालत से यही अपेक्षा रहती है कि एक बड़ी जांच की वो मांग करे कि जिसमें ईडी भी शामिल है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। तो इन लोगों की बात पर कैसे किसी को पनिश किया जा सकता है? एक तो ये बात है, कानूनी प्रक्रिया हुई, लेकिन जनता में जो मैसेज गया है राजनीतिक रूप से, बीजेपी जी। ये चाहती थी कि विपक्ष को और आम आदमी पार्टी को ये दिखाए कि ये भ्रष्ट है। अरविंद कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नहीं होंगे, ये सारा समन आना बंद हो जाएगा। तो ये समन आए, ये इंपॉर्टेंट बात है। समन केजरीवाल नहीं भेज रहे थे, ईडी भेज रहा था। जी। और ईडी के अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं था कि वो अरेस्ट हो जाएं। अरेस्ट करना ईडी के हाथ में था। तो ये अरेस्ट करने में इतनी देरी क्यों हुई? ये समन बार बार क्यों भेजे गए? क्या इस दौरान भी उसी तरह का प्रेशर टैक्टिस था कि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए दबाव डाला जाए, जैसा वो कह रहे थे? यानी गिरफ्तारी उनके हाथ में नहीं थी, गिरफ्तारी ईडी के हाथ में थी। उसने देरी की, समन बार बार उसने भेजे अपने मोटिव से। अरविंद केजरीवाल कौन होते बार बार समन मंगाने वाले? समन का पालन वो नहीं कर रहे थे। पालन नहीं कर रहे थे तो आपको जेल में उसी समय डालना चाहिए था, पहले जी। दूसरे तीसरे। तो ये सारी बातें भी खुल करके सामने आई हैं। और 1 अप्रैल की जो तारीख है, जिस दिन कस्टडी खत्म होगी, उसी दिन कस्टडी को चैलेंज करने वाली और अरेस्टिंग को चैलेंज करने वाली याचिका पर भी ईडी को अपना पक्ष रखना है और हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो 1 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक ये अरविंद केजरीवाल वाला प्रकरण है, उसमें हमें लगता है अरविंद केजरीवाल ने परसेप्शन की लड़ाई जीत ली है, और इंडिया के पक्ष में ये बात गई है कि बीजेपी पूरे विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है, इंडिया गठबंधन को तोड़ रहा है, पार्टी को तोड़ रहा है, नेताओं को तोड़ रहा है। ये मैसेज गया है। जी। बिल्कुल। अब जल्दी में जी, थोड़ा प्रेम कुमार जी। जी झारखंड वाली बात पर आ जाते हैं, जहां रामटहल चौधरी जी
जो कि 5 या 6 बार सांसद रहे हैं बीजेपी से, रांची से रहे हैं और कद्दावर नेता रहे थे। हालांकि जो बीते कुछ समय से उनको थोड़ा साइडलाइन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रभाव है, ओबीसी के बड़े नेता हैं। और झारखंड में जो हवा बह रही है उसका ये सिम्टम्स है। आप देखिए झारखंड में इस बार जो चुनाव होंगे, तो इस बार जैसे सिंहभूम की 2 सीटें हैं, एक गीता कोड़ा जो निर्दलीय पहले जीतती थी, कांग्रेस में थी, कांग्रेस की सांसद थी, उसको बीजेपी ने अपनी तरफ किया था। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि हम सिंहभूम की सीट जीत लेंगे, पश्चिमी सिंहभूम की। लेकिन वहां जो एमएलए हैं उनमें 6 में से 5 जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों के पास है। उसी तरीके से पूर्वी विधान सिंहभूम में भी जहां बीजेपी का सांसद है, लेकिन एमएलए सीट्स जो है आज की तारीख में 6 में 5 इधर इंडिया गठबंधन के साथ है, एक निर्दलीय के पास है। तो इस तरीके से इस बार जो सीन बदला हुआ है, आप गीता कोड़ा को लेकर के भी गीता कोड़ा इस बार जीतेंगी कोई बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और पश्चिम सिंहभूम की जो दूसरा मैंने जिक्र किया जिसमें जमशेदपुर आता है, जमशेदपुर कंस्टिट्यूएंसी, वहां पर भी बीजेपी का 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी और सारा एमएलए जो इंडिया गठबंधन के पास है, तो वहां भी इस बार बीजेपी की जीत नहीं लग रही है। और दूसरी तरफ अब रांची जैसी सीट जो बहुत बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, वहां भी अगर रामटहल चौधरी जैसे नेता इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी झारखंड की जो हवा है वो बदल चुकी है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल 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 बदल चुकी है। कैसे बीजेपी की पोल खुल रही है, उनके ही नेता पोल खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी कैसे पोल खोलकर रख दी है। और इस पूरे मसले पे, अरविंद केजरीवाल के मामले पे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा क्यों हो रही है, और देश की न्यायपालिका पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए राजीव जी, चुनाव जो है करवट ले रहा है, करवट बदल रहा है, और इसलिए जो भी संभावनाएं दिख रही हैं सबका ओनस जनता है। और इसलिए जनता है क्योंकि विपक्ष को बहुत तरीके से कमजोर किया गया है, परेशान किया गया है। फ्रीज खाते फ्रीज हैं, जेल में 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये सभी घटनाएं एक साथ घट रही हैं। इसके बावजूद बीजेपी को कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है, फतह उनको नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुजरात में जिन सीटों पर उम्मीदवार वापस कर दिया टिकट उम्मीदवारों ने, वहां पर दोबारा जिनको नॉमिनेट किया गया उसका भी विरोध हो रहा है, यानी नए उम्मीदवार का भी विरोध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में बगावत है, राजस्थान में बगावत है, कर्नाटक में बगावत है। ये सारी चीजें एक तरफ दिखती हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में इतनी ऐसी स्थिति में, जबकि सब जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से जुड़ने का मतलब कभी भी ईडी आ सकती है, कभी भी सीबीआई आ सकती है, कभी भी आईटी आ सकती है। और इसके उदाहरण भी हैं कर्नाटक में, ये मुंबई में जैसे ही उम्मीदवार घोषित हुआ वैसे ही ईडी पहुंच गया। आपको उत्तराखंड में उम्मीदवार घोषित होते ही उनके घर में इनकम टैक्स पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में भी अगर कोई सत्ताधारी दल छोड़ करके आ रहा है कांग्रेस में, तो इससे ये पता चलता है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है, बदलाव चाहती है। जुडिशियरी में अभी बहुत पर्याप्त चर्चा हुई है, लेकिन एक पंक्ति में हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को अपनी जुडिशियरी टीम को एक तरह से तैयार करना पड़ा कि वो सामने आए और वो फिर उसको इंडोर्स कर रहे हैं, और एक तरह से पूरी जुडिशियरी जो है कांग्रेस के प्रभाव में ये मैसेज देना चाह रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश में ये परसेप्शन रहा है कि जुडिशियरी पर सत्ता का हस्तक्षेप बन रहा है, और वो इलेक्शन में ये मैसेज दे रहे हैं कि जुडिशियरी में कांग्रेस का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो ये उनकी हताशा का परिणाम है। ये तो उल्टी गंगा बह रही भाई। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सत्ता में आ गई है और इसीलिए उनका जुडिशियरी पर इंपैक्ट दिखने लगा है। ये बात बीजेपी कह रही है। ये बात 4 जून के बाद बोले बीजेपी तो बात समझ में आएगी, लेकिन 4 जून से पहले कहने लगी है। ये हम कह रहे हैं, ये बड़ी बात है, उनको दिखने लगा है।
वो विपक्ष की तैयारी करने लगे हैं कि विपक्ष में हमारी भाषा क्या होगी, विपक्ष में हम रह करके कैसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट का ये मतलब है, ये मायने है, अब व्यवहार में दिख रहा है। आरएसएस में खेमा हो गया, ये सब हालांकि हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वैचारिक रूप से वो एक ही है, लेकिन उनके बीच जो अंतर द्वंद्व है उसका कारण करप्शन है, करप्शन की लूट में हिस्सेदारी है। लोग देख रहे हैं, अरे ये लोग तो बैठे बैठे इतना कमा लिया, हम लोग यहाँ बैठे हुए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो इस भाव में भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में ये दरार पैदा हो रही है। कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, ये मतभेद लूट के माल में हिस्सेदारी का है। तो ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। आप देख रहे रामटहल चौधरी जी को आपने सुनाया, कहवा दिया जाता है कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े नेता राजनीति से संन्यास लेकर बैठ गए। तो इसका जो परिणाम है, प्रभाव है, असर है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ रहा है और जनता पर तो पड़ ही रहा है कि ये पार्टी क्या थी, क्या हो गई, हमने किस प्रधानमंत्री को चुना और वो प्रधानमंत्री क्या हो गया। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड, पेगासस, भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर के जो चीजें हुई, कोयला घोटाला, बॉर्डर पर हमारी चाइना कुछ भी कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब अप्रैल में वो वांगचुंग प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे कि देखो 4000 किलोमीटर चाइना ने ले रखा है और हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके कहां बैठे हुआ पता नहीं, जुबान नहीं खुल रही है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना प्रदेश बता रहा है, मणिपुर की हालत खराब है, नागालैंड में अलगाववादी भावनाएं मजबूत हो रही हैं। ये सारी चीजें एक तरफ है और उसके अलावा बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं में 82% बेरोजगारी है, हर 4 में से 3 जो ग्रेजुएट है बेरोजगार है, महंगाई इतनी है कि उससे जनता लड़ नहीं पा रही क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। भाई मैं निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट देख रहा हूं, कितना मार्केबल स्टेटमेंट है। बताइए, जिस पार्टी के पास इतनी दौलत है वो पार्टी निर्मला सीतारमण को चुनाव नहीं लड़ा सकती। वो कह रही है निर्मला जी कि मेरे पास पैसे नहीं, वो सही कह रही है, ईमानदारी से कह रही है। निर्मला सीतारमण जी के पास पैसे नहीं होंगे चुनाव लड़ने के, तो क्या बीजेपी के पास चुनाव नहीं है, चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है? ये क्या हो रहा है कि अपनी वित्त मंत्री को बीजेपी नहीं लड़ाना चाह रही है चुनाव? ये हालात बयां करते हैं कि बीजेपी में वर्टिकल स्प्लिट हुआ है। पैसा खाने वाला वर्ग, पैसा खा करके देखने वाला वर्ग, या ललचाया वर्ग, या जो भी वर्ग मान लीजिए, दो खेमे स्पष्ट बने हैं और जनता इन चीजों को चिन्हित कर चुकी है। इसीलिए जनता कमजोर और विपक्ष के बावजूद उसके साथ खड़ी लग रही है और इसीलिए हमें उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अभी से ये कहें कि